गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हो जीकेबी बायो स्टडी पॉइंट, जिसमें आज अपन लोग लर्न करने वाले हैं लेसन नंबर 2। ठीक है, आज अपन लोग लर्न करने वाले हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है नर व मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, जिसमें आज अपन लोग लर्न करने वाले हैं नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास। फिलहाल आज अपन लोग इस वीडियो में सिर्फ नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को समझेंगे, इसका डेवलपमेंट समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, बात करें नर की। ठीक है, नर में हमने पढ़ा है, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है बेटे, जो नर है वो पादपों में क्या कहलाता है? पुंकेसर। पादपों में नर किसे कहते हैं? पुंकेसर को कहते हैं। अब बात ये आती है कि सर पुंकेसर किसे कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं बेटे पुमंग की इकाई। पुमंग की इकाई, पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर फिर पुमंग क्या होता है? तो बेटे हमने देखा होगा कि एक ही पुष्प में एक अकेला नर तो होता नहीं है, बहुत सारे नर होते हैं। ठीक है, वो अपने अपने हिसाब, जैसे कि पुष्प में निश्चित रहता है कितने में, जैसे सरसों में 6 रहते हैं वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, तो एक पुमंग, एक अकेला पुमंग की एक इकाई कहलाती है पुंकेसर। लेकिन जब वो सम्मिलित रूप से होते हैं तब उन्हें कहा जाता है पुमंग। ठीक है, जब वो सम्मिलित रूप से होते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? पुमंग। और पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। और आज अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं पुंकेसर की संरचना। ठीक है, बात करते हैं पुंकेसर की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, बात करें, एक प्रारूपिक पुंकेसर है, वो कितने पार्टों में बटा रहता है? 3 पार्टों में बटा रहता है। ठीक है, परागकोश, पूतंतु और तीसरा होता है बेटे योजी। ठीक है, इसका डायग्राम क्रिएट कर देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, ये एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना है, बाह्य डायग्राम जिसे अपन लोग कहते हैं। इसका पुंकेसर का नीचे वाला तंतुनुमा भाग कहलाता है पूतंतु। इसका नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? पूतंतु कहलाता है। और इसका सबसे ऊपर वाला भाग, मतलब पूतंतु के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकोश। अब बात करते हैं अपन लोग बेटे परागकोश के बारे में। छोटी सी देखो, परागकोश के बारे में बात करते हैं। तो एक जो प्रारूपिक परागकोश है, देखो कितनी पालियां हो गई? 1 और 1 2 ऐसे है। ठीक है, यदि हम लोग एक प्रारूपिक परागकोश को खोलते हैं तो कितनी पाली हो गई? 2। तो एक प्रारूपिक परागकोश कितनी पालित होता है? द्विपालित होता है। कितने पालित होता है? द्विपालित होता है। एक प्रारूपिक परागकोश कितने पालित होता है? द्विपालित होता है। ठीक है, 2 पालित होता है। जैसे मैं इसे यहाँ पे खोल लेता हूँ इसको थोड़ा सा। ठीक है, एक जो प्रारूपिक परागकोश है, ठीक है, वो कितने पालित होता है? द्विपालित होता है। ठीक है, क्लियर? सॉरी ये थोड़ा उल्टा बन गया। एक प्रारूपिक परागकोश है, कितने पालित होता है? द्विपालित। और प्रत्येक पाली में, ठीक है, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होता है? 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ। इस प्रकार एक प्रारूपिक परागकोश 1 2 3 और 4। एक प्रारूपिक परागकोश कितने कोष्ठी होता है? चतुष्कोष्ठी होता है। कितने कोष्ठी होता है? चतुष्कोष्ठी होता है। और ये दोनों पालियां आपस में जहां पर जुड़ी होती है, ठीक है, और ये दोनों पालियां आपस में जहां पर जुड़ी होती है उसका क्या कहलाता है? योजी कहलाता है। ये एक आपकी पुंकेसर की संरचना कंप्लीट। समझ में आ गया? पुंकेसर की संरचना में 3 पार्ट ऐसे होते हैं, परागकोश, पूतंतु और योजी। इसका नीचे वाला तंतुनुमा भाग पूतंतु कहलाता है, ऊपर वाला भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश कितने पालित होता है? द्विपालित होता है। और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। इस प्रकार एक प्रारूपिक परागकोश कितने कोष्ठी होता है? चतुष्कोष्ठी होता है। और ये दोनों पालियां आपस में योजी के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। बात करें यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। जो मालवेसी कुल के पादप होते हैं, ठीक है, जो मालवेसी कुल के पादप होते हैं उनके जो परागकोश हैं वो बेटे सिर्फ और सिर्फ 1 पालित होते हैं। कितने पालित होते हैं?
एक पालित, मतलब उसमें सिर्फ कितनी पाली जाती है, एक पाली पाई जाती है, और ये एक पाली पाई जाती है कितने कोष्ठी होंगे, द्विकोष्ठी होंगे। 1 नंबर का अच्छा खासा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसे याद रखना। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बेटे थोड़ा सा परागकोश के बारे में जान लेते हैं कि ये जो परागकोश है, ठीक है, ठीक है, ये जो परागकोश है ये प्रारंभिक अवस्था में अविभेदित रहता है। ये जो परागकोश है ये प्रारंभिक, बात करते हैं अपन लोग यहाँ पर एक पुंकेसर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक जो प्रारूपिक पुंकेसर है, ठीक है, वो प्रारंभ में अविभेदित रहता है। प्रारंभ में डिवाइडेड, मतलब जो एक प्रारूपिक परागकोश है वो प्रारंभ में अविभेदित रहता है, ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें कोई भी विभाजन नहीं होता, सिर्फ उसमें चतुष्क बन जाता है। अरे बात समझे, जो प्रारूपिक परागकोश है वो शुरू में क्या होता है, अविभेदित रहता है, ठीक है। और ये जो परागकोश है इसके अंदर बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त जो सेल है, ठीक है, इस परागकोश में बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को कहा जाता है बेटे परपस्सु कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, परपस्सु कोशिकाएं। कौन सी, इस प्रारूपिक परागकोश जो अविभेदित रहता है उसमें बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त कोशिकाएं परपस्सु कोशिकाएं कहलाती है। अब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो, इन परपस्सु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है, जिससे कितनी कोशिकाएं बनती है, 2 कोशिकाएं बनती है। एक तो बनती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ठीक है, और एक बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। एक तो बनती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका, एक बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिकाओं से तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से बीजाणुजन उत्तक, ठीक है, इसका बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है, इससे बाद में बीजाणु मात्र कोशिका का, ठीक है, बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। और ये बात समझ में, जो प्रारूपिक परागकोश है वो अविभेदित रहता है, ठीक है, इनमें बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें परपस्सु कोशिकाएं कहते हैं। इन परपस्सु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है, जिससे ये जो कोशिकाएं, कौन सी परपस्सु कोशिकाएं, 2 भागों में बढ़ जाती है, प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, 2 भागों में बटी हुई थी बेटे, एक तो थी प्राथमिक वित्तीय कोशिका और दूसरी थी बीजाणुजन उत्तक, ठीक है, एक तो थी प्राथमिक वित्तीय कोशिका, एक थी बीजाणुजन उत्तक। इस प्राथमिक वित्तीय कोशिकाओं से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है बेटे, देखो 4 प्रकार की। सबसे पहली होती है बेटे एपिड्रम, दूसरी होती है एंडोड्रम, तीसरी होती है मिडिल लेयर, ठीक है, और चौथी होती है टेपिटम। चौथी क्या होती है, टेपिटम। मतलब ये जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका से उनसे जिस कोशिका भित्ति का निर्माण होता है उससे इन 4 कोशिका भित्तियों का निर्माण होता है, एपिड्रम, एंडोड्रम, मिडिल लेयर और टेपिटम। कैसे, मैं इस डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा। ये देखो सबसे बाहर वाली जो संरचना है, ठीक है, ये जो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर है वो कहलाती है बेटे आपकी एपिड्रम। सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है आपकी, एपिड्रम, ठीक है, जो एकल स्तर में होती है।
सिंगल लेयर में होती है, ठीक है। इसके अंदर ठीक है, एपिड्रम के अंदर वाली जो परत है वो कहलाती है बेटे आपकी वो कहलाती है आपकी एंडोड्रम, ठीक है। वो क्या कहलाती है आपकी एंडोड्रम कहलाती है, ठीक है। और ये जो एंडोड्रम है ये भी बेटे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहती है इसमें। फिर उसके बाद में बात करें एंडोड्रम के बाद में इसकी तीसरी परत होती है इसकी जो तीसरी परत है वो ये है आपकी मिडिल लेयर, इनर परत, ठीक है। सॉरी, क्या कहलाती है? मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर है बेटे, ये मैं इधर से इसे इरेज कर देता हूँ, लास्ट में टेपिटम है, ये भी देख लेंगे। आपके सामने दिख रहा है, तीनों परत हो गई। हमने पढ़ा था जो प्रारूपिक परागकोश है वो प्रारंभ में अविभाजित रहता है, उसकी कोशिका है बड़ी और सघन जीवद्रव्य जो कोशिका है वो परपस्सु कोशिका कहलाती है। और उस परपस्सु कोशिकाओं में परिणत विभाजन के द्वारा कितनी कोशिका? 2 कोशिकाएं बनती है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है। ये जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है वो कितने भागों में बटी रहती है? 4 भागों में, ठीक है। सबसे बाहर वाली परत एंडोड्रम कहलाती है जो सिर्फ एकल स्तर में होती है। उसके भीतर सबसे बाहर वाली परत एपिड्रम कहलाती है, ठीक है, जो सिर्फ एकल स्तर में पाई जाती है। और उसके अंदर वाली परत एंडोड्रम पाई जाती है, ठीक है, जिसकी कोशिका है वो दीर्घित होती है, यूं आकार की होती है, ठीक है। और सबसे अंदर एंडोड्रम के अंदर वाली परत मिडिल लेयर कहलाती है और ये 1 से 3 परतों में रहती है। कितने परतों में? 1 से 3 परतों में बटी रहती है। और इसकी स्पेशलिटी बेटे कि इसी परत में जब संकुचन होता है, याद रखना, मिडिल लेयर की बात कर रहा हूं, इसी परत में जब संकुचन होता है तो परागकोश का स्फुटन होता है, ठीक है। जो परागकोश है वो स्फुटित होता है। स्फुटित का मतलब फटता है, मतलब जब इस परत में संकुचन होता है तो परागकोश का क्या होता है? स्फुटन होता है, इससे क्या होता है? फटता है, ठीक है। तीनों परत हो गए। उसके बाद में बात करें हमारी चौथी परत थी क्या? टेपिटम। ये हो गया बेटे आपका क्या? टेपिटम। ये चौथी परत आपकी किसकी है? ये टेपिटम की परत है। किसकी परत है आपकी? ये चौथी परत किसकी परत है बेटे? टेपिटम की परत। और टेपिटम की बहुत अच्छी बात है जो हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेपिटम हो गया। इसके बाद में कौन सा? बीजाणुजन उत्तक। इसके जो अंदर की जो कोशिका है, ये लो, इसके अंदर जो आएगा बेटे और ये क्या होगा आपका? बीजाणुजन उत्तक। क्या होगा आपका? बीजाणुजन उत्तक। और मैंने कहा था 2 पालियां, 1 2 3 4 चतुष्कोष्ठी हो गया, ठीक है। और ये दोनों आपस में यहाँ पर किसके द्वारा जुड़े होंगे? यहाँ पर भी होगा, किसके द्वारा जुड़े होंगे? योजी के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े होंगे आपस में? योजी के द्वारा। ये अपन लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आ गया होगा शायद सबको समझ में, ठीक है। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टेपिटम के बारे में। टेपिटम के कार्य 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जब कोर्स नहीं चेंज हुआ था उससे 1 या 2 साल पहले टेपिटम के कार्य लिखे। तो टेपिटम का क्या कार्य है? ये जो टेपिटम है बेटे, ये विकासशील जो परागकण है, ठीक है, ये जो टेपिटम है, ये जो विकासशील परागकण है उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। याद रखना है टेपिटम का क्या कार्य है? टेपिटम का कार्य है यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसकी कोशिका सघन जीवदरीय युक्त और बहुकेंद्रिकीय होती है। इसकी जो कोशिका है वो सघन जीवदरीय युक्त, मतलब उसमें जीवदरीय बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और गाढ़ा होता है। और ठीक है, इसकी जो कोशिका है वो बहुकेंद्रिकीय और सघन जीवदरीय युक्त होती है, ठीक है। बात करें, ये जो टेपिटम है ये बीजाणुजन उत्तक के चारों ओर देखो पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही, ठीक है। ये जो टेपिटम है ये बीजाणुजन उत्तक के चारों ओर एकल सिंगल परत के रूप में पाई जाती है, एकल लेयर के रूप में पाई जाती है।
ये जो टेपिटम है इसे स्वभाव के आधार पर है, ठीक है, किस आधार पर? स्वभाव के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अमीबीय टेपिटम, ठीक है, और ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? टेपिटम को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, अमीबीय टेपिटम और दूसरा है ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम। एवरीबडी क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लेसन था लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में हमने स्टार्ट किया था नर और मादा युग्मक उद्भिद का विकास। नर और मादा युग्मक उद्भिद, आज का हमारा टॉपिक है नर, ठीक है। आउटपीजी पादप नर किसे कहते हैं? पुंकेसर में कहते हैं। हम लोग बात करें एक प्रारूपिक पुंकेसर की बात करें तो प्रारूपिक पुंकेसर में कितनी स्ट्रक्चर होती है? 3, पुतंतु, परागकोश और योजी, ठीक है। उसका सबसे नीचे वाला तंतुनुमा भाग पुतंतु कहलाता है, सबसे ऊपर वाला भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश कितने पालित होता है? द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। इस प्रकार एक प्रारूपिक परागकोश कितने कोष्ठी होता है? चतुष्कोष्ठी होता है और ये दोनों पाली आपस में योजी के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। बात करें मालवेसी कुल के पादपों में जो परागकोश है वो कितने पालित होता है? 1 पालित और द्विकोष्ठी होता है। फिर आगे आपको जो है एक जो प्रारूपिक जो परागकोश है वो प्रारंभ में क्या आता है? अविभेदित रहता है, ठीक है। प्रारूपिक परागकोश प्रारंभ में क्या रहता है? अविभेदित रहता है। उसकी बड़ी और सघन जीवदयुक्त कोशिकाएं हैं, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आपको पता होगा, ठीक है, क्या कहलाती है? सॉरी, जो प्रारूपिक परागकोश है उसकी बड़ी और सघन जीवदयुक्त कोशिका है वो परपशु कोशिका कहलाती है। उन परपशु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है और परिणत विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ठीक है, और बीजाणुजन उत्तक। प्राथमिक वित्तीय कोशिकाओं से कोशिका वित्ती का निर्माण होता है, प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक से बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है। ये जो प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सबसे बाहरी परत एपिड्रम कहलाती है, ये एकल लेयर के रूप में होती है। उसके अंदर वाली परत एंडोड्रम कहलाती है, दीर्घित होती है, यूं आकार की होती है, ठीक है। एंडोड्रम के अंदर वाली परत मिडिल लेयर कहलाती है। ये मिडिल लेयर 1 से 3 स्तरों के रूप में पाई जाती है और इसी मिडिल लेयर में जब ये शुष्क हो जाती है तो परागकोश का क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है, परागकोश फट जाते हैं। और इसके सबसे अंदर वाली परत क्या कहलाती है? टेपिटम कहलाती है। टेपिटम है वो क्या होती है? बीजाणुजन उत्तक के चारों ओर एक स्तर के रूप में, एक लेयर के रूप में पाई जाती है। बात करें टेपिटम, टेपिटम के कार्य की बात करें, टेपिटम है ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो क्या होती है? बड़ी सघन जीवदरिवे युक्त और बहुकेंद्रकीय होती है। और ये जो टेपिटम है ये स्वभाव के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, अमीबीय और ग्रंथिल टेपिटम कहलाता है। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं, चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है वीडियो, ठीक है। बात कर रहे थे अपन लोग टेपिटम की, ठीक है। जो टेपिटम है इनकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनमें वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचना पाई जाती है। वसीय प्रकृति मतलब चिकनी, ठीक है। जो टेपिटम की कोशिका है वो चिकनी और गोल गोल, इनकी कोशिकाओं में चिकनी और गोल गोल संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं क्या? प्रोबिस्काय, ठीक है। वसीय प्रकृति की जो गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय। क्या कहा जाता है? प्रोयूबिस्काय। और जब इन वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाओं के ऊपर स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन की परत जम जाती है, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का आवरण हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? यूबिस्काय कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? यूबिस्काय कहलाता है। देन अपना टॉपिक कंप्लीट। ये पूरा कंप्लीट नहीं है, सिर्फ हमने पढ़ा है परागपुंकेसर के स्ट्रक्चर के बारे में, सिर्फ ओनली। समझ में आ गया? ठीक है। एक बार ये थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो टेपिटम है उसकी कोशिकाओं में वसीय मतलब चिकनी, ठीक है, कैसी? गोलाकार चिकनी गोल गोल संरचना पाई जाती है। किसकी? टेपिटम की कोशिकाओं में चिकनी गोल गोल संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं प्रोयूबिस्काय।
और यदि इन वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाओं पर स्पोरोपोलेनिन की परत आ जाती है तो वो क्या कहलाती है? यूबिस्काय कहलाती है। क्या कहलाती है? यूबिस्काय कहलाती है। देन हमारा ये बीजाणुजन उत्तक बचा था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, सबसे अंदर वाला। ये जो बीजाणुजन उत्तक है, ठीक है, इसकी कोशिका विभाजन के द्वारा, मैंने पहले ही बता दिया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। किसका? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु, इट मीन्स परागकणों का निर्माण होता है। मतलब एक प्रारूपिक परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकणों का। ऐसे ही बीजाणुजन उत्तक की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। और उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन के द्वारा किसका? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। देन क्लियर, समझ में आ गया सबको? ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ठीक है, रेगुलर वीडियो को देखें। ठीक है, बाकी अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।